कक्षा 4 के सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हमारा परिवेश पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 खेत से बाजार तक पढ़ेंगे। इस पाठ में हम फसल उगाने के सही क्रम को समझेंगे, प्याज की खेती के बारे में जानेंगे और साथ ही धान की पिटाई और गेहूं की मढ़ाई के बारे में भी जानेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं पाठ 5 खेत से बाजार तक। बच्चों, जैसा हमारे पाठ का नाम है खेत से बाजार तक, यानी इसमें हम किसी ऐसी वस्तु की बात करने जा रहे हैं जिसे खेत से बाजार तक ले जाया जाता है। अब आप लोग सोचिए, ऐसी क्या वस्तु हो सकती है जिसे खेत से बाजार तक ले जाया जाता है? आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। खेत में फसल होती है और फसल को खेत में उगाकर बाजार तक ले जाते हैं। आज हम लोग फसलों के बारे में ही बात करेंगे। पहले जान लेते हैं फसल किसे कहते हैं। बच्चों, किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक जैसे उपयोगी पौधों के समूह को फसल कहते हैं, यानी एक जैसे उपयोगी पौधों का समूह जो कहीं उगाया जाता है फसल कहलाता है। बच्चों, हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की लगभग 70% आबादी खेती पर ही निर्भर है। और बच्चों, आप ये तो जानते ही हो कि खेती का काम जो करते हैं उन्हें किसान कहते हैं। हमारे देश के किसान बहुत मेहनत करके फसल उगाते हैं और इन्हीं की वजह से हमें बहुत सारे अनाज, दालें, सब्जियां और भी बहुत सी चीज़ प्राप्त होती हैं। बच्चों, किसान बहुत मेहनत करते हैं फसल उगाने के लिए और किसानों की वजह से ही हमें अनाज मिलता है। अनाज को अन्न भी कहते हैं, इसीलिए किसानों को अन्नदाता भी कहा जाता है। यानी हमारे अन्नदाता कौन है बच्चों? हमारे देश के किसान। बच्चों, आप लोगों ने अपने आसपास हरे भरे खेतों को देखा होगा और खेतों में कई प्रकार की फसलों को देखा होगा। आप लोगों को मालूम है, हर फसल हर मौसम में नहीं उगाई जाती। अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं और इसी आधार पर फसल 3 प्रकार की होती हैं। आइए जानते हैं फसलों के प्रकार के बारे में। बच्चों, फसलों के 3 प्रकार हैं: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। अब हम लोग जानते हैं रबी की फसल के बारे में। रबी की जो फसलें होती हैं वो नवंबर महीने में बोई जाती हैं और मार्च में काट ली जाती हैं। बच्चों, नवंबर से मार्च तक सर्दी का मौसम होता है। रबी की फसलों के लिए ठंड की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, इसीलिए इन्हें सर्दी के मौसम में उगाया जाता है। बच्चों, गेहूँ, चना, मटर, आलू रबी की फसलों के ही उदाहरण हैं। अब जानते हैं खरीफ की फसलों के बारे में। खरीफ की जो फसलें होती हैं वो अगस्त में बोई जाती हैं और नवंबर में काट ली जाती हैं। बच्चों, जुलाई और अगस्त का जो महीना होता है उसमें बहुत अधिक वर्षा होती है और खरीफ की फसलों के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए इन्हें वर्षा के मौसम में उगाया जाता है। बच्चों, खरीफ की कुछ फसलों के उदाहरण देख लेते हैं। धान, ज्वार, बाजरा, मक्का खरीफ की फसलों के उदाहरण हैं। अब जानते हैं तीसरे प्रकार की फसल यानी जायद की फसलों के बारे में। जायद की फसलों को बच्चों अप्रैल में बोया जाता है और अगस्त में काट लिया जाता है। अप्रैल के बाद मई और जून में बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है। गर्मी पड़ती है ना बच्चों, मई और जून में? जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है तो जो जायद की फसलें होती हैं उनमें तेज़ गर्म हवाओं को सहने की बहुत अधिक क्षमता होती है। बच्चों, ककड़ी, तरबूज, खीरा, तोरई, मूंग, उड़द जायद की फसलों के ही उदाहरण हैं।
बच्चों, अब आप लोग फसलों के प्रकार के बारे में समझ गए होंगे। फसल चाहे कोई भी हो, चाहे रबी की फसल हो, खरीफ की फसल हो या जायद की फसल हो, किसानों को एक अच्छी फसल की पैदावार के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, क्रमवार तरीके से काम करने पड़ते हैं। अब हम लोग एक अच्छी फसल की पैदावार के लिए किए जाने वाले कामों के क्रम को समझ लेते हैं। बच्चों, फसल उगाने का सही क्रम है खेत की जुताई, बीज बोना, फसल की सिंचाई, खरपतवार निकालना, फसल काटना और तैयार फसल मंडी तक पहुंचाना। बच्चों, फसल उगाने का यह एक सही क्रम है। बच्चों, इस क्रम में क्या क्या किया जाता है, अब इसको हम थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। पहले जानते हैं खेत की जुताई के बारे में। बच्चों, जब कोई फसल उगाई जाती है तो उसके लिए सबसे पहले खेत की जुताई की जाती है। पहले समय में खेत की जुताई बैल और हल की सहायता से की जाती थी, लेकिन आजकल खेत की जुताई ट्रैक्टर और लोहे के हलों द्वारा की जाती है। खेत की जुताई से मिट्टी के मोटे मोटे कण छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं और मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। बच्चों, भुरभुरी और जो पोली मिट्टी होती है उसमें फसल के लिए डाले गए बीज बहुत अच्छी तरह से अंकुरित हो जाते हैं। साथ ही पोली मिट्टी हवा और पानी को भी अच्छी तरह से सोख लेती है। खेत की जुताई के बाद बच्चों, खेत को लकड़ी के एक पाटल की सहायता से समतल किया जाता है। बच्चों, खेत को समतल कर देने से खेत में नमी बनी रहती है। खेत की जुताई के बाद बच्चों, बारी आती है बीज बोने की। जब खेत को फसल के लिए तैयार कर लिया जाता है तब उसमें बीज बोए जाते हैं। कुछ फसलों के बीजों को छितराकर यानी बिखराकर बोया जाता है, जैसे मक्का और बाजरा। इन बीजों को खेत में बिखेर दिया जाता है। जहाँ बीज गिरता है वहीं पौधा उगाता है। और वहीं कुछ फसलों के बीज ऐसे होते हैं जिन्हें भूमि के अंदर कुछ गहराई में बोया जाता है। इसके लिए मशीन का प्रयोग किया जाता है। बीज बोने की मशीन से बीज समान दूरी पर और समान गहराई पर बोए जाते हैं। बच्चों, बीज बोने के बाद बारी आती है फसल की सिंचाई की, यानी फसल को पानी देने की। जिस प्रकार हम सबको पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पौधों को भी पानी की आवश्यकता होती है। बच्चों, पौधे जमीन से जो भी पोषक तत्व लेते हैं वो पानी के माध्यम से ही लेते हैं। इसीलिए सभी फसलों को एक निश्चित समय अंतराल यानी एक निश्चित समय के बाद पानी दिया जाता है। बच्चों, फसलों के लिए पानी कुएं, नहर, ट्यूबवेल, वर्षा आदि से प्राप्त होता है। हर फसल को उसकी आवश्यकता के अनुसार ही पानी दिया जाता है। फसल की सिंचाई के बाद बच्चों, बारी आती है खरपतवार निकालना। जब फसल के छोटे छोटे पौधे उगते हैं तो उनके साथ कुछ अन्य अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं। अवांछनीय का अर्थ होता है बेकार के अनुपयोगी पौधे। इन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों, यदि खरपतवार को ना निकाला जाए तो वो फसल को दिया जाने वाला पानी और खाद लेकर बढ़ते रहते हैं, जिससे फसल कमज़ोर हो जाती है। खरपतवार को निकालने के लिए खेत की निराई और गुड़ाई की जाती है। खेत की निराई गुड़ाई खुरपी की सहायता से की जाती है। बच्चों, खुरपी खेती में काम आने वाला एक औजार ही है, जिसकी सहायता से खरपतवार को या अन्य प्रकार की घासों को काटकर खेत से फेंक दिया जाता है। खरपतवार निकालने के लिए कुछ रसायनों का भी प्रयोग किया जाता है। बच्चों, खेती में रसायनों का सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे फसल पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। खरपतवार निकालने के बाद बच्चों, बारी आती है फसल की कटाई की।
जब फसल अच्छी देखभाल और उचित पानी मिलने के बाद पककर तैयार हो जाती है, तब फसल की कटाई की जाती है। बच्चों, दरांती और हांसिए की सहायता से फसल को काटा जाता है। दरांती और हांसिया भी खेती में काम आने वाले औजार हैं जिनकी सहायता से फसल को काटा जाता है। आजकल फसल काटने के लिए मशीनों का प्रयोग भी किया जाता है। आप लोग चित्र में देख रहे होंगे, ये गेहूं काटने की मशीन है। बच्चों, आजकल अधिकतर किसान धान और गेहूं को कटवाने के लिए मशीनों का ही प्रयोग करते हैं। और जो सब्जियां होती हैं जैसे लौकी, तोरई, आप लोगों ने सब्जियां तो खाई ही होंगी, तो इन सब्जियों को हाथों से तोड़ा जाता है। बच्चों, फसल काटने के बाद अंत में बारी आती है तैयार फसल को मंडी तक पहुंचाने की। जब फसल कटकर तैयार हो जाती है तब उसे बोरों में भरकर मंडी तक पहुंचाया जाता है। किसान किसी भी फसल को मंडी तक पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर, ट्रक या माल ढोने वाले किसी वाहन का प्रयोग करते हैं। बच्चों, मंडी ले जाकर जब किसानों को अपनी फसल का उचित दाम मिलता है, यानी सही मूल्य मिलता है, तब किसान अपनी फसल को बेच देते हैं। बच्चों, आप लोगों को फसल उगाने का यह क्रम समझ में आ गया होगा और आप ये भी समझ गए होंगे कि एक अच्छी फसल की पैदावार के लिए किसान कितनी मेहनत और कितने सारे काम करते हैं। समझ में आ गया ना बच्चों आप लोगों को? चलिए, अब हम लोग एक छोटी बच्ची प्रेरणा और उसके खेत में उगाई जाने वाली प्याज की फसल के बारे में बात करेंगे। प्रेरणा आपके जैसी ही एक छोटी बच्ची है। प्रेरणा के परिवार में चर्चा हो रही थी कि इस बार एक खेत में प्याज की फसल उगाई जाएगी और ये बात सुनकर प्रेरणा बहुत खुश थी। परिवार के सभी लोग मिलकर खेत पर पहुंच गए और प्याज की फसल के लिए खेत को तैयार करने लगे। सबसे पहले खेत की जुताई कर खेत की मिट्टी को समतल और भुरभुरी किया गया। खेत की मिट्टी को बच्चों समतल और भुरभुरी किया गया। बच्चों, खेत की मिट्टी को समतल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अभी हमने चर्चा की थी। खेत की मिट्टी को समतल करने के लिए लकड़ी के एक पाटल का प्रयोग किया जाता है। जब खेत की मिट्टी समतल और भुरभुरी हो गई, तब कुदाल की सहायता से थोड़ी ऊंची उठी क्यारियां बनाई गईं। बच्चों, कुदाल खेती में काम आने वाला एक औजार है जिसकी सहायता से मिट्टी उठाई जाती है। जब खेत में क्यारियां बन गईं, तब खेत में गोबर की खाद और कुछ मात्रा में कीटनाशक दवाएं मिलाई गईं। बच्चों, गोबर की खाद से कोई भी फसल बहुत अच्छी होती है और कीटनाशक दवाओं से फसल में कीड़े नहीं लगते। लेकिन बच्चों, याद रखिएगा, जो दवाएं होती हैं वो सीमित मात्रा में ही फसल में डालनी चाहिए, क्योंकि इनका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है फसल पर। जब खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लिया गया, तब प्रेरणा की मम्मी ने प्याज के बीज खेत के एक छोटे से हिस्से में डाल दिए। कुछ समय बाद प्याज की नर्सरी बन गई, जिसे बेहन भी कहते हैं। नर्सरी का मतलब बच्चों प्याज के छोटे छोटे पौधे निकल आए। इन पौधों को इनकी जगह से निकालकर खेत में समान दूरी पर लगा दिया गया। बच्चों, आप समझ गए ना कि जो प्याज के बीज डाले जाते हैं वो पहले खेत के एक छोटे से हिस्से में डाले जाते हैं, और जब प्याज के छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं तब उन्हें पूरे खेत में समान दूरी पर लगा दिया जाता है। प्याज के ये छोटे छोटे पौधे खेत में अच्छी तरह से जम जाएं और खेत में नमी बनी रहे, इसके लिए खेत की हल्की सिंचाई भी कर दी गई। बच्चों, इसके बाद लगभग 25 दिन बाद जब प्याज के छोटे छोटे पौधे पूरे खेत में निकल गए, तब प्रेरणा और प्रेरणा की मम्मी खेत पर पहुँचे। वहाँ प्रेरणा ने देखा कि प्याज के पौधों के साथ साथ कुछ अन्य पौधे भी निकल आए हैं। तब उसने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी, हमने तो प्याज बोई थी, तो ये पौधे किस प्रकार के हैं?
तब प्रेरणा की मम्मी ने बताया कि बेटा, ऐसे पौधे फसल के पौधों के साथ निकल आते हैं, इन्हें खरपतवार कहते हैं। बच्चों, अभी हमने खरपतवार के बारे में जाना था। खरपतवार फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी ये पौधे जो होते हैं वो फसल को दिया जाने वाला पानी और खाद लेकर खुद ही बढ़ते रहते हैं और फसल को कमज़ोर कर देते हैं। इसीलिए प्रेरणा के परिवार वालों ने खरपतवार हटाने के लिए खेत की निराई और गुड़ाई की। निराई गुड़ाई द्वारा प्याज के पौधों के बीच में से खरपतवार को निकालकर फेंक दिया गया। बच्चों, जब प्याज की फसल को अच्छी देखभाल और उचित पानी मिला, तब प्याज की फसल पूरी तरह से पक गई और प्याज को भूमि के अंदर से निकाल लिया गया। बच्चों, प्याज को सही समय पर भूमि के अंदर से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। यदि प्याज को सही समय पर ज़मीन के अंदर से ना निकाला जाए तो प्याज नीचे ही सड़ जाती है। इसीलिए प्रेरणा और उसके परिवार वालों ने प्याज को सही समय पर ज़मीन से निकाल लिया और प्याज को लगभग 1 हफ्ते के लिए छायादार स्थान में सुखा दिया। बच्चों, यदि प्याज को निकालकर सीधे बोरों में भर दिया जाए तब भी प्याज की फसल खराब हो सकती है, इसीलिए उसे छायादार स्थान में सुखाया जाता है। प्रेरणा के खेत में प्याज बहुत बड़े बड़े और अच्छे हुए थे। प्रेरणा के पापा अपनी प्याज की फसल को बाजार में ले जाकर बेचना चाहते थे। इसके लिए प्रेरणा के सभी घर वालों ने मिलकर फसल को बोरों में भर दिया, यानी प्याज को बोरों में भर दिया और प्रेरणा के पापा ट्रैक्टर में लाद कर अपने प्याज के बोरों को मंडी ले गए। अभी हमने बताया था बच्चों कि कोई भी फसल को किसान ट्रैक्टर, ट्रक या माल ढोने वाले किसी वाहन की सहायता से मंडी ले जाते हैं। और बच्चों, प्रेरणा के पापा जब फसल को मंडी ले गए तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी फसल मंडी में जाकर तुरंत बिक जाए। मंडी में कभी कभी कई घंटे और कभी कभी तो कई दिन लग जाते हैं किसी फसल को बेचने में, क्योंकि मंडी में बहुत भीड़ होती है। बहुत से लोग अपना सामान यानी अपनी फसल बेचने आते हैं और बहुत से लोग अपनी ये फसल खरीदने आते हैं। बच्चों, जो प्याज की फसल होती है उसे रबी और खरीफ दोनों की फसलों के साथ उगाया जा सकता है, यानी प्याज को सर्दी के मौसम में और बरसात के मौसम में, दोनों ही मौसमों में उगाया जाता है। और हाँ बच्चों, प्याज में विटामिन सी और फास्फोरस जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। बच्चों, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्याज की खेती के लिए क्या क्या काम करने पड़ते हैं। प्रेरणा के परिवार वालों ने क्या क्या काम किए थे। बच्चों, अब हम लोग जानेंगे अनाज वाली फसलों के दानों को किस प्रकार अलग किया जाता है। अनाज वाली फसलें यानी जिन फसलों से हमें अनाज मिलता है, जैसे गेहूँ, धान, ज्वार, मक्का, बाजरा आदि। इस पाठ में हम धान की पिटाई और गेहूँ की मढ़ाई के बारे में जानेंगे। बच्चों, धान एक खरीफ की फसल है, यानी धान की फसल के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। अच्छा बच्चों, आप बताइए धान से हमें क्या प्राप्त होता है? सोचिए ज़रा। चलिए मैं आपकी कुछ मदद कर देती हूँ। धान से जो हमें प्राप्त होता है वो सफ़ेद रंग का होता है और वो खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। आप सब लोगों ने उसे खाया भी है। अब सोचिए, अब तक तो आप लोग समझ ही गए हैं कि धान से हमें चावल प्राप्त होता है, यानी जो धान की फसल होती है उससे हमें चावल मिलता है। बच्चों, जैसा मैंने अभी बताया कि धान एक खरीफ की फसल है, यानी ज़्यादा पानी की आवश्यकता वाली फसल है। जब धान की फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो जाती है तब फसल को काट लिया जाता है
और काटने के बाद इसे तेज धूप में सुखाया जाता है। जब धान की फसल अच्छी तरह से सूख जाती है तब उसे लकड़ी के पट्टों पर पीट कर धान के दानों को अलग किया जाता है। बच्चों, पहले समय में अधिकतर किसान धान की फसल को लकड़ी के पट्टों पर पीट कर धान के दानों को अलग करते थे। धान की बालियों से धान के दानों को अलग करने की प्रक्रिया को धान की पिटाई कहते हैं। आजकल धान की पिटाई के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। धान की पिटाई के लिए जो मशीन प्रयोग की जाती है बच्चों, उसे पैडी थ्रेशर कहते हैं। पैडी थ्रेशर की सहायता से धान के दानों को और धान की पुआल को अलग अलग कर दिया जाता है। बच्चों, आप लोग ये पुराने तरीके के जिस तरह से धानों को अलग किया जाता था, ये एक लकड़ी का पट्टा है और ये सारे लोग धान की सूखी हुई फसल को इस पट्टे पर पीट कर धान के दानों को अलग कर रहे हैं। पैडी थ्रेशर में धान की सूखी हुई फसल को मारा जाता है और वो मशीन बिजली के माध्यम से चलती है बच्चों, और मशीन के द्वारा धान के दाने अलग कर दिए जाते हैं और पुआल अलग हो जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे पुआल किसे कहते हैं। मैं आपको बताती हूँ पुआल किसे कहते हैं। बच्चों, जब किसी सूखी हुई फसल से उसके दानों को अलग कर लिया जाता है तो जो शेष हिस्सा बचता है उसे पुआल कहते हैं। बच्चों, पुआल और धान के दानों को अलग कर देने से ही चावल प्राप्त नहीं होते। चावल प्राप्त करने के लिए धान के दानों को एक और मशीन में डाला जाता है और इस मशीन द्वारा धान के दानों का छिलका अलग कर दिया जाता है और जो अंदर धान के छिलकों के अंदर जो दाना होता है उसे अलग कर दिया जाता है। और ये जो धान के छिलकों के अंदर दाना निकलता है बच्चों, वही चावल होता है। अब हम लोग मशीन के द्वारा गेहूं की मढ़ाई के बारे में जानेंगे। बच्चों, गेहूं की फसल आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखी भी होगी। गेहूं की फसल एक रबी की फसल है, यानी गेहूं की फसल को सर्दियों के मौसम में उगाया जाता है। बच्चों, सर्दियों के मौसम में गेहूं की फसल को अधिक ठंड की आवश्यकता होती है और जब फरवरी मार्च में गेहूं की फसल पककर तैयार हो जाती है, गेहूं की फसल की बालियां सुनहरे रंग की हो जाती हैं। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने पकी हुई गेहूं की फसल को देखा होगा, जब उसकी बालियां बिल्कुल सुनहरे रंग की हो जाती हैं। बच्चों, तब गेहूं की फसल को काट लिया जाता है। गेहूं की फसल को काटने के बाद उसकी बालियों से दानों को अलग किया जाता है। गेहूं की फसल की बालियों से दानों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, वो मढ़ाई कहलाती है। और गेहूं की मढ़ाई थ्रेशर मशीन द्वारा होती है। कौन सी मशीन द्वारा होती है बच्चों? थ्रेशर मशीन के द्वारा। इस मशीन में गेहूं की सूखी हुई गठरियों को डाल दिया जाता है और इस मशीन द्वारा एक तरफ गेहूं के दाने निकलते रहते हैं और दूसरी तरफ जो गेहूं की पुआल होती है उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक बुरादे के रूप में निकाल दिया जाता है। बच्चों, पुआल के ये जो छोटे छोटे टुकड़े जो छोटा छोटा बुरादे के रूप में निकलता है उसे भूसा कहते हैं। भूसा जानवरों के खाने के काम में आता है। आप लोगों ने भूसा देखा भी होगा। बच्चों, गेहूं की दानों को और भूसा को थ्रेशर मशीन द्वारा अलग अलग कर लिया जाता है। बच्चों, गेहूं और जो धान है वो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों में से है, यानी गेहूं और धान उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक मात्रा में किए जाते हैं। आप लोग अब अपने आसपास के खेतों को देखिएगा और आप पाएंगे, आपको हो सकता है गेहूं की फसल देखने को मिल जाए या हो सकता है धान की फसल देखने को मिल जाए, क्योंकि हमारे आसपास गेहूं और धान की फसल बहुत अधिक मात्रा में की जाती हैं। आज के पाठ में बच्चों इतना ही। अब हम लोग संक्षिप्त में समझ लेते हैं कि आज हमने क्या क्या जाना। बच्चों, सबसे पहले आज हमने जाना फसल के प्रकार।
फसल 3 प्रकार की होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल जो ठंड के मौसम में होती हैं, खरीफ की फसल जिन्हें वर्षा के मौसम में बोया जाता है, और खरीफ और जायद की फसल बच्चों जो तेज़ गर्म वाले मौसम में होती हैं। इसके बाद हमने जाना फसल उगाने का सही क्रम। बच्चों, फसल उगाने का सही क्रम क्या है? फसल उगाने का सही क्रम है सबसे पहले खेत की जुताई, जिसमें खेत को एकसार और मिट्टी को भुरभुरी किया जाता है। उसके बाद खेत की जुताई के बाद बच्चों फसल जो होती है उसके बीजों को बोया जाता है, यानी अच्छे उन्नत किस्म के बीज मिट्टी के अंदर डाले जाते हैं। बीज बोने के बाद बच्चों फसल की सिंचाई की जाती है, यानी किसी भी फसल को उसकी आवश्यकता के अनुसार पानी दिया जाता है। फसल की सिंचाई के बाद फसल से खरपतवार निकाले जाते हैं, यानी फसल में जो अवांछनीय, बेकार के, अनुपयोगी पौधे उगाते हैं उनको निकाला जाता है। खरपतवार निकालने के बाद फसल को काटा जाता है। जब फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है तब फसल को बच्चों काट लिया जाता है, और अंत में तैयार फसल को बोरों में भरकर मंडी तक पहुंचा दिया जाता है। जब मंडी में फसल के उचित दाम मिल जाते हैं तब फसल को बेच दिया जाता है। फसल उगाने के सही क्रम के बाद बच्चों हमने जाना प्याज की खेती के बारे में। प्रेरणा के खेत में जो प्याज की फसल उगाई गई थी उसके लिए क्या क्या काम किए गए थे? पहले खेत को तैयार किया गया, फिर प्याज के पौधे लगाए गए, खरपतवार निकाले गए निराई और गुड़ाई के द्वारा। उसके बाद बच्चों तैयार फसल को मंडी में ले जाकर बेच दिया गया। प्याज की खेती के बाद हमने जाना धान की पिटाई के बारे में, यानी धान की बालियों से धान के दानों को अलग करने की प्रक्रिया। यह प्रक्रिया हाथ से भी की जा सकती है और पैडी थ्रेशर की सहायता से भी की जाती है। और अंत में हमने जाना गेहूं की मढ़ाई के बारे में। बच्चों, गेहूं की मढ़ाई थ्रेशर मशीन के द्वारा की जाती है। इस मशीन द्वारा गेहूं के दानों को और पुआल के भूसे को अलग अलग कर दिया जाता है। आज के पाठ में हमने इतना सब कुछ जान लिया बच्चों। अब आप लोगों को अपनी पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश से इस पाठ को यानी पाठ 5 खेत से बाजार तक को अच्छे से पढ़ना है, और इसके पाठ के पीछे दिए गए अभ्यास प्रश्नों के उत्तर को जानना भी है बच्चों। अब मैं भी आपको कुछ प्रश्न देती हूँ, आपको उनके उत्तर भी लिखने हैं। बच्चों, आप इन प्रश्नों के उत्तर अपने परिवार वालों से या किसी किसान की सहायता से लिख सकते हैं। आपका पहला प्रश्न है बच्चों, आपके आसपास के क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? आपके आसपास बहुत सारे खेत होंगे और उनमें फसलें भी उगाई जाती होंगी। आपको उन फसलों के नाम लिखने हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, आपके घर में कौन कौन से अनाज और सब्जियां खरीद कर लाई जाती हैं? सबके घरों में कोई ना कोई अनाज या सब्जी खरीद कर लाई ही जाती है। आपके घर में जो अनाज और सब्जी खरीद कर लाई जाती हों, आपको उनके नाम लिखने हैं। और आपका तीसरा प्रश्न है, धान की पिटाई कैसे की जाती है? यानी धान के दानों को धान की फसल से किस प्रकार अलग किया जाता है। इसके अलावा बच्चों, मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट वर्क भी दे रही हूँ, यानी आपको कुछ खोजबीन भी करनी है। आपका पहला प्रोजेक्ट वर्क है बच्चों, आपके मन में खेती से जुड़े क्या क्या सवाल उठते हैं। आपको उन प्रश्नों की सूची बनानी है और किसी किसान या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य से पूछकर उन प्रश्नों के उत्तर जानने हैं। और आपका दूसरा प्रोजेक्ट वर्क है बच्चों, खेती में काम आने वाले कुछ औजारों के नाम लिखने हैं, साथ ही उनके चित्र भी बनाने हैं। बच्चों, मैंने इस पाठ में, आपने ध्यान से सुना होगा, मैंने इस पाठ में खेती में काम आने वाले कुछ औजारों के नाम लिए थे। आप लोगों को उनके चित्र बनाने हैं और नाम भी लिखने हैं।
आज के पाठ में बच्चों हम इतना ही सीखेंगे, लेकिन हमेशा याद रखिएगा बच्चों, अन्न हमारे जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम इसके बिना जीवित रहना असंभव है। हमें इसको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। बच्चों, जो अनाज होता है उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। खाने को उतना ही लें जितना खा सकें। खाने का एक कण भी बर्बाद ना करें। हमारे देश के किसान बहुत मेहनत से फसल उगाते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात में बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। हमारे जीवन में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए हमें हमेशा अन्न और अन्नदाता दोनों का सम्मान करना चाहिए। बच्चों, आज के पाठ में इतना ही। अब हम लोग एक नए पाठ के साथ मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखिएगा और मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार। धन्यवाद।